गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप इमेजिन कर सकते हो जिसका प्राइस आज से 11 साल पहले जीरो थी और आज उसका प्राइस है 30 लाख रुपीस से भी ज्यादा। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है और आज के टाइम पे बिटकॉइन सबसे ज्यादा हाई में है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन का इतिहास क्या है। बात सिर्फ 13 साल पहले की है। 31 अक्टूबर 2008 को एक इंसान थी जिनका नाम है संतोशी नागामोटो। उन्होंने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर में क्लियर लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश वन पार्टी टू अनदर पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिना। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे यूएस डॉलर को यूएस सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और इंडियन रूपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता है। उस टाइम पे क्रिप्टोकरेंसी एक सिर्फ आइडिया था, लेकिन अभी लाखों करोड़ों में ट्रेडिंग होती है क्रिप्टोकरेंसी में। इस क्रिप्टोकरेंसी की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा इकोनॉमिक हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भरोसे या ट्रस्ट पर आधारित है। करेंसी नोट या कॉइन हमारे समाज में इसलिए वैल्यू होती है क्योंकि इसे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थित है, गारंटीड है। अपने वॉलेट में कोई भी नोट उठा के देख लीजिए, उधर लिखा है आई प्रोमिस्ड पे द बियरर सम ऑफ 500 रुपी या 200 रुपी, जितने का वो नोट होता है, और नीचे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर किया हुआ है। गवर्नर प्रॉमिस करता है 500 रुपी पे करने का और सिग्नेचर के बिना ये नोट कोई काम का नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इस चीज में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए सबसे पावरफुल बन गया था, इसीलिए बाकी कंट्री ने अपने करेंसी के स्टेबल रखने के लिए अपने करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया था और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक था, गोल्ड से गारंटीड था। एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो तो सोना और चांदी में होता है, लेकिन सोना और चांदी को पॉकेट में लेके घूमना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए करेंसी को बनाया गया है, नोट को बनाया गया है। लेकिन 1971 में यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। उसके बाद बाकी कंट्री की अपने सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से करेंसी को प्रिंट कर सकता था, करेंसी को नोट को छाप सकता था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के क्या लेना देना है इसमें? यही कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार और सेंट्रल बैंक कितना पावरफुल होता है पैसा और मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप बैंक को आपकी पैसे के साथ कुछ भी करने की परमिशन देते हो। बैंक इन्हीं पैसों से कंपनी और इंडिविजुअल को लोन देती है, इसलिए तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट हुए पैसों से। हमेशा देखा गया है कि बैंक डिपॉजिट पैसे को इरेस्पॉन्सिबल से इस्तेमाल करता है, बिना सही से चेक किए हुए कंपनी को लोन दे देती है और वो पैसा एनपीए बन जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है और वो लोन वापस नहीं आता है। और इसके भरपाई कौन करता है? हम जैसे आम लोग। पिछले कुछ सालों में कितने बड़े बड़े बैंक डूब गया है एनपीए की वजह से, लोन वापस नहीं आने की वजह से, जैसे यस बैंक, पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। और सरकार का डिसीजंस भी आम आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकता है, जैसे नवंबर 2016 याद है आपको, डिमोनेटाइजेशन। एक झटके में सरकार ने 500 और 1000 की नोट को बेकार कर दिया था। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी की फेवर में हैं, वो लोग कहते हैं कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार और सेंट्रल बैंक के पास इतना ज्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसा का, हमारे करेंसी का। अब समझ में आ रहा है कि सतोशी नागामोटो का एक्चुअल विजन क्या था और क्रिप्टोकरेंसी का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्यों है। सतोशी ने बिटकॉइन को अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम इमेजिन किया था जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा और थर्ड पार्टी की कंट्रोल से बाहर होगा। 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बाद क्रिप्टोकरेंसी का जन्म हुआ। सबसे पहले बिटकॉइन आए, उसके बाद सारे क्रिप्टोकरेंसी आए, जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल। इनफैक्ट आज के टाइम पे 2000 से भी ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी आ गया है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों पर कि क्रिप्टोकरेंसी काम कैसे करता है। एक्चुअली इसे समझने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए बेसिक नॉलेज ही काफी है। बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं।
सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का एक पब्लिक खाता होता है, एक पब्लिक अकाउंट होता है जिसे लेजर कहते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब ऐसा समझ लो कि ये जो खाता है इसका कॉपी हर एक सिस्टम में होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। जो भी ये सिस्टम को चलाते हैं उसे माइनर्स कहते हैं। इसका काम होता है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाइड करना। मान लो कि ए बी के अकाउंट में 2 बिटकॉइन भेजना चाहता है तो माइनर को कंफर्म करना पड़ेगा कि ए के खाते में 2 बिटकॉइन है ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए माइनर को एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आपने शायद स्कूल में वेरिएबल पढ़ा होगा। हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का एक यूनिक वेरिएबल होता है। माइनर का काम होता है इसे ढूंढ के निकालना। ऐसा नहीं है कि माइनर पेन कॉपी लेके बैठ जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए माइनर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोसेसिंग पावर वाली एडवांस कंप्यूटर की जरूरत होता है। एक बार ये इक्वेशन सॉल्व हो गए तो नेटवर्क की दूसरे कंप्यूटर उसे कंफर्म करती है और ये ट्रांजैक्शंस चेन में ऐड हो जाती है। ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक बन जाता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। और माइनर को क्या मिलता है ये सब करके? सबसे कीमती चीज बिटकॉइन मिलता है इनाम के रूप में। लेकिन अगर पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सर के ऊपर होके गया है तो घबराए मत, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का वर्किंग को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी की फिलोसॉफी, विजन और फ्यूचर को समझना। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे किया जाता है। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं और कुछ लोग अल्टरनेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम पे जो यूज किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का वो है एज एन इन्वेस्टमेंट, कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में और कुछ साल बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा और हमें वहां से रिटर्न मिलेगा। जैसे गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेम इसी तरह लोग बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इसे एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर्म, वो लोग कहते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसका खुद में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपके पास गोल्ड है, प्रॉपर्टी है जो फिजिकल है, लेकिन बिटकॉइन डिजिटल है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे आधारित है। क्रिप्टो करेंसी का अभी भी समाज में कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब आप पास की दुकान में बिटकॉइन देके कुछ खरीद नहीं सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड फ्यूचर में बदल सकता है, क्योंकि कुछ वेस्टर्न कंट्री में कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट है जहां पे आप बिटकॉइन से पे कर सकते हो। एक्चुअली डेली बेसिस पे बिटकॉइन की यूज करना एक टेक्निकल चैलेंज भी है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होने में 10 मिनट तक लग जाता है, जब तक कंप्यूटर इक्वेशंस को सॉल्व करता है। आप सोच सकते हैं कि डेली बेसिस पे एक ट्रांजैक्शंस के लिए 10 मिनट तक वेट करना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे बेहतर है। जैसे फॉरेन फंड ट्रांजैक्शंस, एक देश से जब दूसरे देश पर पैसा ट्रांसफर करते हो तब बैंक फॉरेन ट्रांसफर फीस ज्यादा चार्ज करता है और टाइम भी ज्यादा लगा देता है। यहाँ पे बिटकॉइन ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बिटकॉइन कोई ट्रांजैक्शन फी चार्ज नहीं करता है और 10 मिनट में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है, जहां पे बैंक 1 से 2 दिन लगा देता है पैसा को ट्रांसफर करने में। पिछले साल कोरोना पैंडेमिक के टाइम बिटकॉइन का वैल्यू सबसे तेजी से बढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपाल ने क्रिप्टो करेंसी का फीचर इंट्रोड्यूस किया है। धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है समाज में। अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग एक्सेस बंद कर दिया था, यानी रुपये में पे नहीं कर सकते थे। लेकिन आरबीआई ऐसा किया क्यों था? क्रिप्टो करेंसी की कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे लोग मनी लॉन्ड्रिंग में, डार्क वेब में हथियार, ड्रग्स खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज करता था और सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, तो सरकार ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर पाते थे, इसीलिए बैंकिंग एक्सेस बंद कर दिया था। उसके बाद कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर ने आरबीआई बैंक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सरकार को समझाया कि जो प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में है सेम प्रॉब्लम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में भी है। और मार्च 2020 में एक केस जीत गया सुप्रीम कोर्ट में और क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग एक्सेस को खोल दिया गया रुपये के ट्रांजैक्शंस के लिए। और एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके,
और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस और भी बढ़ने लगा और प्राइस भी इंक्रीज होने लगा। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करो एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।